तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का देव क्लासेज बूंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, अपन ने जो आपकी हिस्ट्री की क्लास थी उसको आगे आज कंटिन्यू करते हैं। अपन ने मौर्य काल के बारे में पढ़ रहे थे दोस्तों। तो मौर्य काल के बारे में अपन ने 2 या 3 पार्ट के अंतर्गत जानकारी ले ली थी। पहले अपन ने मौर्य काल के बारे में सामान्य स्थिति, दूसरे पार्ट में आपके चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरे पार्ट में आपके बिंदुसार। अब आज अपन बात करेंगे भारत के महान सम्राट, जो एक ऐसा राजा था जिसने यानी कि अपने जो साम्राज्य था उसका विस्तार भी किया, लोगों के कल्याण भी किया। तो दोस्तों, आपका जो सम्राट था, जो राजा था, उसके बारे में अपन देखते कि आपके जो मौर्य काल था, मौर्य काल के अंतर्गत सम्राट अशोक, नाम सुना होगा आपने खूब, कि सम्राट अशोक बिंदुसार का बेटा था। ध्यान रखना बेटा, अपन ने मौर्य काल में सम्राट अशोक से पहले 2 राजाओं के बारे में भी पढ़ लिया गया है। यानी कि सबसे पहले मौर्य वंश की स्थापना करने वाला राजा आपका कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में उसका बेटा आपके मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनता है और उसने शासन करने के उपरांत सम्राट अशोक आपके मौर्य वंश या मौर्य साम्राज्य का शासन संभालता है। देखिए दोस्तों कि आपके जो सम्राट अशोक है उसने मगध साम्राज्य पर कब से लेकर के कब तक शासन किया? ध्यान देना बेटा, 273-72 ईसा पूर्व से लेकर के 272-73 ईसा पूर्व से लेकर के 232 ईसा पूर्व। यानी कि ये जो समय है, ये जो ड्यूरेशन है, इस समय के दौरान सम्राट अशोक ने मगध के ऊपर अपना शासन किया था। ध्यान देना बेटा, यहां पर जो समय है आपका 272 ईसा पूर्व। लेकिन ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक का वास्तविक, ध्यान देना बेटा, वास्तविक राज्याभिषेक वास्तविक राज्याभिषेक 268 ईसा पूर्व में हुआ था। यह भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? 268 ईसा पूर्व। क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है कि सम्राट अशोक के राज्याभिषेक के कितने वर्षों बाद में कलिंग का युद्ध हुआ, या कितने वर्षों बाद में सम्राट अशोक ने महामातृ की नियुक्ति की। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि राज्याभिषेक के कितने वर्षों के उपरांत सम्राट अशोक ने क्या काम किया। तो आपको ध्यान रखना है कि सम्राट अशोक का वास्तविक रूप से जो राज्याभिषेक हुआ था वो कब हुआ था? 268 ईसा पूर्व में। तो यहां तक कोई समस्या नहीं है। देखिए दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि एक ग्रंथ है आपका महावंश, बौद्ध ग्रंथ है। महावंश कहता है दोस्तों कि सम्राट अशोक के कितने भाई थे? 99 भाई थे। बौद्ध ग्रंथ है आपका महावंश। महावंश वर्णन करता है कि जब सम्राट अशोक मगध साम्राज्य का राजा बना तो उसके कितने भाई थे? 99 भाई थे। अब एक बात और आती है दोस्तों इसके अंतर्गत कि सम्राट अशोक जब आपके मगध साम्राज्य का राजा बनता है जब मगध साम्राज्य का राजा बनता है सम्राट अशोक, तो महावंश इस बात का वर्णन करता है कि सम्राट अशोक ने अपने इन 99 भाइयों को या 99 भाइयों की हत्या करके, ध्यान देना बेटा, हत्या करके मगध का शासन या मगध का राजा बना।
देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि किस ग्रंथ के अंदर सम्राट अशोक अपने 99 भाइयों को मार कर या उनकी हत्या करके मगध का राजा बना। देखिए दोस्तों, कई इतिहासकार ये कहते हैं कि जब इन दोनों सम्राट अशोक जब मगध के साम्राज्य की गद्दी पर बैठता है 273-72 ईसा पूर्व में, लेकिन इसका राज्याभिषेक कब होता है? 268 ईसा पूर्व में। तो कई इतिहासकार ये मानते हैं कि भाई साहब ने, सम्राट अशोक ने जो ये 4-5 साल का समय अपने इन भाइयों को सल्टाने में लगाया, यानी कि 99 भाई थे, अगर 1-2 को मारते मारते इसे कितने समय लग गया? 4 या 5 साल का इसमें जो समय लगा सम्राट अशोक का, वो ऐसा मानते हैं कि सम्राट अशोक ने 3 या 4 साल का जो समय था वो अपने 99 भाइयों को मारने या उनकी हत्या करने में लगा हुआ था। इसी कारण सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? 298 ईसा पूर्व में। तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं है कि सब पता चल गया कि सम्राट अशोक का राज्याभिषेक इतने दिन बाद में क्यों हुआ। उसके बाद में देखिए दोस्तों, 4 वर्ष चले, ध्यान देना बेटा, 4 वर्ष चले इस उत्तराधिकार संघर्ष में अंतिम विजय अशोक को मिली। किसको मिली? अशोक को मिली। देखिए, एक बार सभी इधर देखने का प्रयास कीजिए। अपन मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत जो मौर्य काल का सबसे महान राजा और भारतीय इतिहास का भी सबसे महान राजा है, उसके बारे में दोस्तों आज हम अध्ययन कर रहे हैं। नाम है उनका सम्राट अशोक। बहुत प्रसिद्ध था, बहुत अच्छा राजा था, कल्याणकारी था, आदर्शवादी था और बहुत महान था। इस राजा के बारे में आज हमने शुरुआत की है। तो सबसे पहले अपन ने देखा कि इसका जो समय है कि कौन से समय के दौरान इस भाई साहब ने आपके मगध साम्राज्य के ऊपर शासन किया। सबसे पहले मौर्य साम्राज्य की स्थापना आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, अपन ने देख लिया था। उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में उनका बेटा बिंदुसार था और बिंदुसार ने भी मगध साम्राज्य के ऊपर अपना शासन स्थापित किया। उन्होंने शासन कर लिया आराम से, कोई समस्या नहीं थी। उसके बाद में दोस्तों बिंदुसार की जब मृत्यु हुई, मृत्यु के उपरांत राजा बनना उन्हीं के बेटों में से किसी एक को मगध साम्राज्य का राजा बनना था। तो सम्राट अशोक बिंदुसार के बाद में मगध का राजा या भारतीय राजा बन जाता है। तो ऐसा मानते हैं कि सम्राट अशोक राजा बनने के बाद में अपना जो वास्तविक राज्याभिषेक है वो 268 ईसा पूर्व में करवाया। अब इन दोनों के राजा बनने और राज्याभिषेक के बीच में 4 वर्षों का अंतर है। ध्यान देना बेटा, कितने वर्षों का अंतर है? 4 वर्षों का अंतर माना जाता। अब ये अंतर क्यों माना जाता है? क्या कारण है कि सम्राट अशोक 4 वर्षों तक क्या कर रहा था? अपना राज्याभिषेक क्यों नहीं करवाया? ऐसा क्या कारण था दोस्तों? देखिए, कारण मैं आपको बताता हूं कि आपके बौद्ध ग्रंथ है महावंश। कौन सा है? महावंश। महावंश में उल्लेख है कि सम्राट अशोक के कितने भाई थे? 99 भाई थे। यहां तक बात क्लियर है? 99 भाई थे। तो ये 99 भाई भी दोस्तों मगध साम्राज्य के ऊपर अपना अधिकार चाहते थे, वो भी अपना राजा बनना चाहते थे। तो सम्राट अशोक कैसे बनने देता? तो सम्राट अशोक ने पहले अपने 99 भाइयों से सुलटने का काम किया, यानी कि इनसे निपटने का काम किया। और इनसे निपटने में दोस्तों कितने साल लग गए? 4 साल लग गए। इसी कारण सम्राट अशोक को 4 साल बाद में अपना राज्याभिषेक करवाना पड़ा था। तो ध्यान रखना, राज्याभिषेक 268 ईसा पूर्व में हुआ था और
महावंश के अनुसार सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके मगध राज्य का शासन हथिया लिया था। तो यहां तक कोई समस्या नहीं है। देखिए 4 वर्ष तक चले इस उत्तराधिकार के संघर्ष में जो अंतिम विजय प्राप्त हुई आपकी मौर्य वंश में, किसको प्राप्त हुई दोस्तों? सम्राट अशोक को अंतिम विजय प्राप्त हुई। तो यहां तक कोई समस्या नहीं है। आगे चले दोस्तों, देखिए आगे चलते हैं बेटा। देखिए सम्राट अशोक के बारे में पढ़ रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि जब बिंदुसार ने अपने जीवन काल में अपने बेटे सुसीम को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। ध्यान देना बेटा कि जब बिंदुसार अपने जीवन काल में जीवित था और राजा था मगध साम्राज्य का, तो उसने किस बेटे को मगध राज्य का राजा घोषित कर दिया था? ध्यान देना बेटा, कई बार आपकी एग्जाम में पूछा गया है। सुसीम को। किसको? सुसीम को। मैंने अभी पहले बताया था जब अपन ने बिंदुसार के बारे में पढ़ रहे थे कि बिंदुसार के समय में तक्षशिला नामक स्थान पर 2 बार विद्रोह हुआ। कितनी बार विद्रोह हुआ? 2 बार। जब 2 बार विद्रोह हुआ था दोस्तों, तो पहली बार तो सम्राट अशोक उसको दबाने के लिए गया, लेकिन दूसरी बार बिंदुसार ने उस विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा? सुसीम को भेजा। तो ये ध्यान रखना कि बिंदुसार ने अपने जीवन काल में किस बेटे को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। तो यहां तो कोई समस्या नहीं है। देखिए लेकिन सम्राट अशोक, ध्यान देना बेटा कि सम्राट अशोक प्रधानमंत्री, बिंदुसार का प्रधानमंत्री कौन था? मैंने कल बताया था आपको कि बिंदुसार का शुरुआती समय का प्रधानमंत्री चाणक्य था, लेकिन उसके बाद में जो प्रधानमंत्री बना वो था बेटा आपका राधा गुप्त। तो बिंदुसार का प्रधानमंत्री राधा गुप्त था और सम्राट अशोक इस प्रधानमंत्री राधा गुप्त की सहायता से, ध्यान देना बेटा कि सहायता से मगध का राजा बना। यहां तक बात क्लियर है, यहां तक कोई समस्या नहीं है कि सम्राट अशोक ने जो प्रधानमंत्री था राधा गुप्त, उनकी सहायता से मगध राज्य का राजा बना। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है बेटा। एक बार और देख लो, मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। अपन सम्राट अशोक पढ़ रहे हैं, इसका सामान्य जानकारी अपन देख रहे हैं कि सम्राट अशोक के बारे में क्या है और क्या नहीं है। ठीक है बेटा। देखिए बेटा कि बिंदुसार ने अपने जीवन काल में अपने बेटे कौन? सुसीम को मगध राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। यानी कि सम्राट अशोक को बिंदुसार ने राजा घोषित नहीं किया था। किसको किया? सुसीम को किया था। तो ये एग्जाम में आपके हजारों बार लाखों बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आपको ध्यान देने की बात है कि बिंदुसार ने अपने जीवन काल में किसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया? किसको कर दिया था बेटा? सुसीम को कर दिया था। आगे देखिए कि सम्राट अशोक ने, बिंदुसार का प्रधानमंत्री था राधा गुप्त। कौन था बेटा? राधा गुप्त। राधा गुप्त की सहायता से मगध का राज्य राजा बना। कौन?
सम्राट अशोक। प्रधानमंत्री कौन था उस समय? राधागुप्त। ध्यान देना बेटा कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था और उसके बाद में बिंदुसार का शुरुआती समय में जब राजा बना तो आपका वही चाणक्य प्रधानमंत्री था। लेकिन चाणक्य की मृत्यु के उपरांत बिंदुसार का प्रधानमंत्री कौन बना? राधागुप्त बना। और थोड़े समय के लिए भी सम्राट अशोक के प्रधानमंत्री यही था। ध्यान देना कौन था? राधागुप्त नामक व्यक्ति। तो इस राधागुप्त नामक व्यक्ति की सहायता से सम्राट अशोक क्या बना? राजा बना। तो बेटा यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अपन ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके हमने इसको देख लिया है। तो मैं आगे चलूं बेटा, देखिए आगे चलते हैं। देखिए आगे अपन बात करते हैं दोस्तों सम्राट अशोक के नाम। ध्यान देना बेटा, देखिए कि हमें सम्राट अशोक के कौन कौन से नाम प्राप्त होते हैं इतिहास के अंदर, कौन से इतिहासकार ने या कौन से ग्रंथ के अंदर सम्राट अशोक को क्या नाम दिया गया है, या फिर अपन बात करते हैं कि सम्राट अशोक ने अपने अभिलेखों में अपने आप को किस नाम से पुकारा है। ध्यान देना क्योंकि भारतीय इतिहास में पहली बार इतने सबसे ज्यादा जो अभिलेख हमें लिखे हुए मिले सम्राट अशोक के मिले। तो सम्राट अशोक ने अपने इस लेखकों में या इतिहासकारों ने अपने किताबों में या ग्रंथों में सम्राट अशोक को किन नामों से पुकारा है? क्योंकि कई बार एग्जाम के अंदर, चाहे आपके राजस्थान में एग्जाम हो चाहे इंडिया लेवल पर भारतीय एग्जाम हो, ये क्वेश्चन आपके कई बार डायरेक्ट पूछा गया है। अपन बात करते हैं कि सम्राट अशोक के कौन से अभिलेख में उसको अशोक कहा गया है या कौन से अभिलेख में उसको देवानाम प्रियदर्शी के नाम से जाना गया है। अब ये डायरेक्ट है तो और क्या है, अंदर से थोड़ी पूछा है। ये तो आपको ध्यान में रखना होगा कि सम्राट अशोक के कौन कौन से नाम है जो इतिहासकारों ने दिए हैं या उसके ग्रंथों के अंदर हमें ये नाम, अभिलेखों के अंदर हमें ये नाम प्राप्त होते हैं। देखिए दोस्तों मैं आपको सम्राट अशोक के नाम बताता हूं। पहला नाम है दोस्तों मगधधीराज। सम्राट अशोक का पहला नाम हमें प्राप्त होता है मगधधीराज, यानी मगध का राजा। अब ये नाम हमें कहां से मिला है? देखिए दोस्तों ये नाम हमें मिला है आपके राजस्थान के भाबरू शिलालेख में। ध्यान देना बेटा, बहुत महत्वपूर्ण है, राजस्थान से संबंधित है, क्वेश्चन आपके आ सकता है कि हमें पहला नाम सम्राट अशोक का प्राप्त होता है मगधधीराज। कहां से प्राप्त होता है? भाबरू शिलालेख जो आपके राजस्थान जयपुर के बैराठ में स्थित था। पहला नाम हो गया। देखिए आगे अगला नाम मिलता है दोस्तों हमें राजा अशोक। क्या नाम मिलता है? राजा अशोक। अब ये नाम हमें दोस्तों कहां मिलता है? देखिए कि कहां मिलता है, ये भी आपका अभिलेख में मिलता है कानग हल्ली अभिलेख में। राजा अशोक का जो नाम है या ये नाम हमें कहां मिला? कानग हल्ली अभिलेख है, वहां हमें यह क्या मिला? नाम मिला। कनगन हल्ली नामक अभिलेख में हमें सम्राट अशोक का नाम राजा अशोक के नाम से हमें प्राप्त होता है। अगला नाम देखते हैं, फिर दूसरा आता है राजा अशोक। राजा अशोक
हमें दूसरा नाम मिलता है राजा अशोक। राजा अशोक देखिए दोस्तों कि कहाँ हमें मिला, किस ग्रंथ में या किस लेखक के द्वारा या फिर कौन से लेख से हमें नाम मिलता है। देखिए दोस्तों गुजर्रा अभिलेख। कहाँ से मिला? गुजर्रा अभिलेख है। इस अभिलेख में सम्राट अशोक ने अपने आप को क्या कहा? स्वयं को, ध्यान देना बेटा, स्वयं को राजा कहा। सम्राट अशोक ने गुजर्रा अभिलेख में स्वयं को राजा अशोक कहा। यहां तक कोई समस्या नहीं है। आगे देखिए बेटा कि हमें और नाम प्राप्त होता है अशोक वर्धन। अशोक वर्धन। अब ये नाम हमें कहां से मिला दोस्तों? देखिए ये नाम हमें मिला है विष्णु पुराण से। कहां से मिला बेटा? विष्णु पुराण से। देखिए ये सम्राट अशोक के नाम हो गए। जहां हमें प्रमाण मिला है उसके बाद में इसके कुछ और भी नाम है, वो अपन देख लेते हैं बेटा। देखिए सम्राट अशोक को धर्मराज के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में दोस्तों इनका अगला नाम है उज्जैनी करमौली। उज्जैनी करमौली इस नाम से भी सम्राट अशोक को जाना जाता था। अगला नाम आता है आपके सम्राट अशोक का देवानाम प्रिय। ध्यान देना बेटा, देवानाम प्रिय इस नाम से भी सम्राट अशोक को इतिहास में जाना गया है। अगला आता है बेटा देवानाम प्रियदर्शी। क्या नाम है अगला? देवानाम प्रियदर्शी। इस नाम से भी दोस्तों इतिहास के अंदर सम्राट अशोक को जाना गया है। अगला नाम आता है दोस्तों बुद्ध शाक्य। क्या नाम है सम्राट अशोक का अगला? बुद्ध शाक्य। ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें हमें ग्रंथों के अंदर भी आपके इस सम्राट अशोक को जाना गया है। तो दोस्तों एक बार इधर देखिए, मैं दोबारा आपको समझा देता हूं कि आपके मगध साम्राज्य का या भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा राजा, सबसे महान राजा, सबसे ताकतवर राजा सम्राट अशोक के बारे में अपन देख रहे हैं। सम्राट अशोक का सामान्य परिचय अपन देख रहे हैं, कोई विशेष बात इसमें है नहीं दोस्तों। देखिए अपन देख रहे हैं सम्राट अशोक के नाम कि भारतीय इतिहास में इतना बड़ा जो राजा हुआ उसको किन नामों से जाना गया है, कि कौन से ग्रंथ में या कौन से लेखक ने या अपने कौन से अभिलेख में सम्राट अशोक ने अपना क्या नाम मिलता है, ये अपन देख रहे हैं दोस्तों। और यही सबसे महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम में आने के लिए, क्योंकि यहां से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन पूछा जाता है और यहां से दोस्तों आपका लाखों बार क्वेश्चन आ चुका है। इसलिए आपको ध्यान देने की सबसे ज्यादा जरूरत यहां है, क्योंकि मैं वहीं पर ज्यादा जोर देता हूं बेटा जहां से आपका क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। क्योंकि इस बात का यदि हमें ही पता नहीं है तो किसको पता होगा। जब हम इन पूरी प्रक्रिया से गुजर करके दोस्तों आपके सामने खड़े हैं तो हमें हर चीज का पता है कि कहां से और कैसे क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। इसलिए दोस्तों मैं इसलिए ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो यहां से सबसे ज्यादा आने की प्रबल संभावना रहती है। ध्यान देना। देखिए सम्राट अशोक के नाम सबसे पहला नाम मिलता है हमें मगध धीराज। क्या नाम मिलता है दोस्तों? मगध धीराज। और ये नाम हमें दोस्तों भाब्रू शिलालेख, आपके जयपुर वाले शिलालेख से हमें प्राप्त होता है। सबसे महत्वपूर्ण राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान के एग्जाम में पूछा सबसे बार जाने वाला क्वेश्चन है। तो ध्यान देना दोस्तों, ये तो आपके लिए सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब आप कुछ भी कहो इसको तो आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद में सम्राट अशोक का नाम हमें प्राप्त होता है राजा अशोक। कहां से?
कान गण हल्ले नामक अभिलेख है। इस अभिलेख से हमें राजा अशोक नाम मिलता है। उसके बाद में दोस्तों अगला आता है राजा अशोक के नाम से हमें एक और नाम प्राप्त होता है, और ये आपका दोस्तों गुजर्रा अभिलेख से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। गुजर्रा अभिलेख को में सम्राट अशोक को दोस्तों क्या नाम दिया गया है? राजा अशोक। इस अभिलेख में सम्राट अशोक स्वयं को कहता है कि मैं मगध का राजा अशोक हूं। यहां तक बात समझ में आई? यहां तक मुझे लगता है कि कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में दोस्तों कि सम्राट अशोक का हमें एक नाम और प्राप्त होता है, और क्या है? अशोक वर्धन। कहां से मिला? विष्णु पुराण में। विष्णु पुराण में सम्राट अशोक को दोस्तों क्या कहा गया है? अशोक वर्धन के नाम से जाना गया है। तो यहां तक कोई समस्या नहीं है। आगे देखिए बेटा, हमें कई इतिहासकारों के अनुसार और उसको कई ग्रंथों में सम्राट अशोक के और नाम हमें प्राप्त होते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो भी आपको याद रखने हैं। क्यों? क्योंकि वहां से भी आपका क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सम्राट अशोक को और किन नामों से जाना जाता है। आपका क्वेश्चन आता है कि सम्राट अशोक को कौन से नाम से नहीं जाना जाता। 3 नाम तो जानने वाले देगा और एक नाम नहीं जानने वाला देगा। अब समस्या यह है कि यदि आपको जानने वाले नाम पता है तो वो ऑटोमेटिक निकल करके बाहर आ जाएगा। इसलिए आपको सभी नाम से एक बार देखना जरूरी है बेटा। देखिए कि सम्राट अशोक को धर्मराज के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? धर्मराज के नाम से भी सम्राट अशोक को जाना जाता है। दूसरा नाम है इसका उज्जैन करमोली। क्या नाम है? उज्जैन करमोली। कि सम्राट अशोक को उज्जैन करमोली के नाम से भी जाना जाता है। अगला नाम है हमें जो प्राप्त होता है दोस्तों वो है आपका देवानाम प्रिय। क्या नाम है? देवानाम प्रिय। देवानाम प्रिय के नाम से भी सम्राट अशोक को जाना जाता है। अगला नाम हमें प्राप्त होता है अपने सम्राट अशोक का या अशोक महान का, और नाम है देवानाम प्रियदर्शी। क्या नाम है दोस्तों? देवानाम प्रियदर्शी। ये नाम भी हमें सम्राट अशोक का प्राप्त होता है। अगला है बेटा कि सम्राट अशोक को बुद्ध शाक्य के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? बुद्ध शाक्य के नाम से भी सम्राट अशोक को जाना जाता है। तो ध्यान में रखना दोस्तों कि बुद्ध शाक्य के नाम से किस राजा को जाना गया है? सम्राट अशोक को बुद्ध शाक्य के नाम से जाना गया है। तो ये सम्राट अशोक के दोस्तों कुछ नाम थे, और ये नाम आपके सामने हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए यहां ध्यान देने की आपको आवश्यकता है दोस्तों कि यहां तक समझ में आ गया बेटा? देखिए चलो बेटा आगे देखिए, आगे चलते हैं बेटा अपन कि सम्राट अशोक के बारे में और जानकारी देखते हैं। देखिए सम्राट अशोक, सम्राट अशोक के बारे में देखिए बेटा कि और अपन देखते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण है। सम्राट अशोक ने देवानाम प्रिय की उपाधि कौन सी उपाधि? देवानाम प्रिय की उपाधि ईरानी राजा, कहां का राजा था? ईरानी राजा दारा, ध्यान देना बेटा, ईरानी राजा दारा से ग्रहण की।
कहां से ग्रहण की? ईरानी राजा जो दारा था उससे सम्राट अशोक ने देवानाम प्रियदर्शी नामक जो देवानाम प्रिय की जो उपाधि थी ये इसने ईरानी राजा दारा से ग्रहण की। देखिए बेटा, देवानाम प्रिय की उपाधि धारण करने वाले, देवानाम प्रिय की उपाधि धारण करने वाला उपाधि धारण करने वाला प्रथम राजा। भारतीय इतिहास में देवानाम प्रिय की उपाधि धारण करने वाला जो प्रथम राजा था वो था बेटा आपका कौन? अजात शत्रु। कौन था बेटा? अजात शत्रु। अपन ने देखा था, पढ़ा था, जब मगध साम्राज्य का उत्कर्ष और विस्तार था उस समय अपन ने देखा था कि आपके हर्यक वंश का जो राजा था अजात शत्रु, इस अजात शत्रु ने भारतीय इतिहास में पहली बार देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की थी। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों। अब देखिए कि देवानाम प्रिय की उपाधि धारण करने वाले राजा, आपको ध्यान में होना चाहिए बेटा, देवानाम प्रिय की उपाधि धारण करने वाले राजा कि कौन कौन से राजा भारतीय इतिहास में हुए हैं जिन्होंने देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की। देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले जो है वो है अजात शत्रु। कौन है बेटा? अजात शत्रु। दूसरा आपका अशोक, पहला अजात शत्रु है, दूसरा आपका अशोक है, तीसरा आपका दशरथ है, चौथा आपका तिस है। तीसरा कौन सा है? दशरथ। चौथा आपका है तिस। इन राजाओं ने किसकी उपाधि धारण की? देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की। ध्यान देना बेटा, भारतीय इतिहास में ये राजा हुए हैं जिन्होंने देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की। एक बार देख लीजिए बेटा, सामने ब्लैक बोर्ड पर देखने का प्रयास कीजिएगा। एक बार मैं इसको दोबारा रिवीजन करवा देता हूं इसका। देखिए बेटा, सम्राट अशोक ने देवानाम प्रिय की उपाधि कहां से ग्रहण की? ईरानी राजा था दारा, इस राजा से सम्राट अशोक ने देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की। उसके बाद में सम्राट अशोक ने देवानाम प्रिय की उपाधि धारण करने वाला भारतीय इतिहास में, देवानाम प्रिय की उपाधि धारण करने वाला भारतीय इतिहास में प्रथम राजा कौन था? कौन था बेटा? अजात शत्रु। बहुत महत्वपूर्ण है कि भारतीय इतिहास में देवानाम प्रिय की उपाधि धारण करने वाला पहला राजा कौन था? अजात शत्रु। कई बार आपकी एग्जाम में आया है दोस्तों, ध्यान आपको रखना है, कई बार आया है आपकी एग्जाम के अंतर्गत दोस्तों, इसलिए आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए कि देवानाम की उपाधि धारण करने वाले भारतीय इतिहास में कौन कौन से राजा है, इनकी भी जानकारी होना जरूरी है। अपन कह दे कि सम्राट अशोक ने देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की थी, लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है, वहां पर नाम आपका सम्राट अशोक का नहीं आएगा, फिर आप क्या करोगे? उसमें ऑप्शन में दे देगा कि भारतीय इतिहास में देवानाम प्रिय की उपाधि धारण किस किसने की। अब उसमें जैसे ऑप्शन में दे दिया आपका कि चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और दशरथ, समस्या हो गई ना। तो यहां ऐसे आपको ध्यान में रखना होगा बेटा। देखिए कि देवानाम प्रिय की उपाधि धारण करने वाले पहला राजा आपका अजातशत्रु, दूसरा आपका सम्राट अशोक,
तीसरा आपका राजा दशरथ और चौथा आपका राजा तिस। इन लोगों ने दोस्तों देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की थी। तो यहां तक कोई समस्या नहीं बेटा। मैं मानता हूं कि यहां तक आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां तक बहुत अच्छे तरीके से, इतने अच्छे और एक्सप्लेन के साथ में, इतनी अच्छी डिटेल के साथ में दोस्तों हम इस चीज को पढ़ रहे हैं। तो आगे चले बेटा, देखिए देखिए बेटा, सम्राट अशोक और सम्राट अशोक के बारे में अपन देख रहे हैं। आगे देखते हैं। देखिए बेटा, सम्राट अशोक का ध्यान देना बेटा कि सम्राट अशोक का सर्वप्रथम मास्की अभिलेख में, ध्यान देना बेटा, सर्वप्रथम मास्की अभिलेख में नाम पढ़ा गया था। कई बार देखो क्वेश्चन आ जाता है कि सम्राट अशोक का पहली बार नाम किस अभिलेख में पढ़ा गया। तो दोस्तों आपका किस अभिलेख में नाम पढ़ा गया? मास्की जो अभिलेख है उस अभिलेख में पहली बार सम्राट अशोक का क्या पढ़ा गया? नाम पढ़ा गया था। तो आपको ध्यान में रह जाएगा बेटा कि सम्राट अशोक का पहली बार नाम किस अभिलेख में पढ़ा गया था। तो वो है आपका कौन सा? मास्की अभिलेख। आगे बात आती है कि हमें सम्राट अशोक के कौन कौन से अभिलेख में नाम हमें अशोक मिलता है, कि सम्राट अशोक के नाम कौन कौन से अभिलेख में अशोक नाम से हमें प्राप्त होता है, वो देखते हैं बेटा। देखिए सम्राट अशोक के नाम, अभिलेखों में देखिए कि कौन कौन से अभिलेखों में हमें सम्राट अशोक का नाम अशोक मिलता है। पहला है इसमें मास्की। कौन सा है बेटा? मास्की। दूसरा है गुजर्रा। तीसरा है उद्गोलम। पहला है मास्की, दूसरा है उद्गोलम, तीसरा है गुजरात और अगला है नेट्टूर। कौन सा बेटा? नेट्टूर। इन चारों अभिलेखों से दोस्तों हमें सम्राट अशोक का नाम, सम्राट अशोक का नाम अशोक मिलता है। क्या मिलता है? सम्राट अशोक मिलता है। देखिए बेटा कि सम्राट अशोक का नाम क्या मिलता है? यहां तक कोई समस्या नहीं बेटा। देखिए आगे राज्याभिषेक से पहले सम्राट अशोक राज्याभिषेक से पहले उज्जैन का
गवर्नर था। कहाँ का गवर्नर था सम्राट अशोक? अपने राज्याभिषेक से पहले उज्जैन का गवर्नर था। कहाँ का बेटा? उज्जैन का गवर्नर था। देखिए एक बार इधर इसको समझने का प्रयास कीजिए बेटा। देखिए अपन सम्राट अशोक के बारे में अभी भी सामान्य जानकारी पढ़ रहे हैं। अपन देख रहे हैं कि सर्वप्रथम सम्राट अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में पढ़ा गया? किस अभिलेख में पढ़ा गया? कि पहली बार अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में पढ़ा गया था? कौन सा है? मास्की अभिलेख। ध्यान में रह जाएगा। आगे हैं कि सम्राट अशोक के नाम अभिलेखों में अशोक मिलता है। कौन कौन से ऐसे अभिलेख हैं जिनमें नाम अशोक का अशोक मिलता है? देखिए पहला है मास्की, गुजर्रा, उदगोला, नेठूर। इन चारों अभिलेखों से हमें सम्राट अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक प्राप्त होता है। और कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, हजारों बार ये क्वेश्चन, यहां से आपका क्वेश्चन एग्जाम के अंतर्गत खूब आया हुआ है। इसलिए दोस्तों आपको ध्यान में रखना होगा कि क्वेश्चन कहां से आता है। मैं वहीं पर जोर देता हूं बेटा जहां से आपका क्वेश्चन आता है। तो ये मान के चलो बेटा कि ये मामला आपका वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत महत्वपूर्ण है। यहां हो गया। देखिए राज्याभिषेक से पहले सम्राट अशोक कहां के गवर्नर था? उज्जैन का गवर्नर था। कहां का गवर्नर था? उज्जैन का। यानी कि सम्राट अशोक मगध साम्राज्य का राजा बनने से पहले उज्जैनी का क्या था? गवर्नर था या उपराजा था। यह भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा बेटा। तो सम्राट अशोक राजा बनने से पहले कहां का राजा था या कहां का उपराजा था या गवर्नर था? उज्जैन का। तो बेटा यहां तो कोई समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बेटा इसको बता दिया है। देखिए यहां तक कोई समस्या नहीं है। तो दोस्तों आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद कि अपन इस मौर्य वंश को लेकर के अगला पार्ट फिर कल मिलते हैं इसी जोश, इसी अंदाज और के साथ में, क्योंकि आपके बिना हम नहीं है और हमारे बिना आप नहीं है। तो दोस्तों आप देखिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। और मैं ये कहूँगा दोस्तों कि आपकी अब जो थर्ड ग्रेड के यानी कि रीट की तैयारी करने वाले जो साथी है, जो विद्यार्थी है दोस्तों, आपकी एग्जाम जो है उसका फाइनल डिक्लेरेशन हो चुका है कि 26 सितंबर को आपकी रीट परीक्षा का आयोजन होगा। दोस्तों आप अपनी तैयारी को इतनी मजबूत तरीके से करिए कि दुनिया भी यह कहने लगे कि वास्तव में इसने सफलता प्राप्त करने के लिए वह कितनी मेहनत इसने की थी। तो दोस्तों आपको इतनी अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। अपनी मेहनत को दोस्तों एक बार इतने ऊंची उड़ान तक पहुंचा दो कि आपको जो सफलता है वो प्राप्त करने में इतना जोर नहीं आए। लेकिन दोस्तों यदि आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको सफलता मिलना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आज का जमाने में आप देख रहे हैं दोस्तों कि कितना जो कंपटीशन है वो कितना हार्ड हो चुका है। क्योंकि दोस्तों आपसे एक से बढ़कर के एक विद्यार्थी ऐसा है जो आपसे अच्छी मेहनत कर रहा है। तो दोस्तों आपको भी इतनी अच्छी मेहनत करनी है कि जिससे आप अपने मंजिल को प्राप्त कर सके। दोस्तों या तो डू एंड डाई करो या मरो की नीति अपना करके आप यदि तैयारी करोगे तो ही दोस्तों आपको सफलता मिल सकती है। तो दोस्तों मैं सभी को तो यही आशीर्वाद देता हूं कि आप जिस भी प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं सभी को उसमें अपने सफलता प्राप्त हो, लेकिन फिर भी आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो नमस्कार साथियों, नमस्कार।